हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी व्हेन द फोन रिंग्स नया ड्रामा है 2024 का है। कहानी की शुरुआत में हम एक गर्ल को देखते हैं जो कि म्यूट है, जो बोल नहीं सकती है लेकिन सुन सकती है। और उसका जो हस्बैंड है वो एक प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफिसर है। वो बहुत ही हॉट है, बहुत सारी गर्ल्स उसमें मरती है। ये दोनों मैरिड है, ये बात किसी को भी नहीं पता है सिवाय इनके परिवार वालों को। लोगों को पता है कि ये मैरिड है, लेकिन कोई भी इनके रियल फेस को नहीं जानता है। जैसे कि जो फीमेल लीड है जिसका नाम हिजू है, वो बहुत ही सुंदर है, काइंड हार्टेड है, बोल नहीं सकती है लेकिन सुन सकती। दूसरी तरफ जो बैक्सियोन है, जो उसका हस्बैंड है, कई बार वे पार्टी में साथ में जाते हैं, लेकिन हिजू जो है वो बैक्सियोन के साथ उसकी एम्प्लॉय बनकर जाती है, जैसे कि ट्रांसलेटर के रूप में। जो बैक्सियोन है वो हमेशा रूड बिहेव करता है, एरोगेंट बिहेव करता है अपने वाइफ के साथ, बिल्कुल भी इमोशन नहीं दिखाता है। और इनकी 3 साल हो चुके हैं वेडिंग के, लेकिन अभी तक दोनों में से बिल्कुल भी कोई भी करीब नहीं आया है। और बैक्सियोन ने तो साफ साफ बोल दिया था शादी के पहले दिन ही कि हिजू तुम मेरे पास आने की कोशिश मत करना, नहीं तो कुछ भी गलत हो सकता है। उसी दिन से हिजू का दिल टूट गया था। और यहाँ मैं बता दूं, जो हिजू का वेडिंग है वो फोर्सफुली मजबूरी में किया गया था। जो हिजू की मॉम है वो पैसों की बहुत ज्यादा लालची है, और उसने उसको धमकाया था कि अगर तुम, जो हिजू की मॉम है उन्होंने भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर से पैसों के लिए शादी किया था, और अपने पहले पति को, जिससे हिजू का जन्म हुआ था, उस पति को छोड़ दिया है। वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उन्होंने हिजू को बैक्सन के साथ शादी करने के लिए मजबूर किया और वार्निंग दी कि अगर तुमने शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर की हॉस्पिटल बिल्स नहीं भरूंगी। हिजू रोते हुए मान जाती है और कहती है कि प्लीज मेरे फादर का ख्याल रखो, उनके हॉस्पिटल, और वो शादी कर लेती है। दूसरी तरफ जो बैक्सियोन है वो पहले उसकी सौतेली बहन इना से शादी करने वाला था, पर इना ने कहा था कि तुम हिजू से शादी कर लो क्योंकि मुझे अभी फॉरेन कंट्री जाना है, और बैक्सियोन ने हिजू से वेडिंग कर ली। लेकिन आज तक दोनों में से कोई भी करीब नहीं आया है, और वो हिजू से तो बात तक भी नहीं करता है। बहुत कम चांसेस होते हैं दोनों को बात करते हुए। बचपन से हिजू से सारे लोग, उसकी फैमिली वाले रूड बिहेव करते हैं, उसे सौतेला बिहेव करते हैं। उसकी अपनी मॉम भी हमेशा रूड बिहेव करती है। जो उसका सौतेला फादर है वो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जो उसका सौतेला पिता है, उसकी डॉटर फॉरेन कंट्री में है। जो हिजू की सौतेली बहन है फॉरेन में है, पढ़ाई कर रही है, साथ में उसका सर्जरी भी हो रहा है क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी। तो हिजू के सौतेले पिता ने अपनी बेटी को फॉरेन कंट्री भेज दिया सर्जरी के लिए। और दूसरी तरफ जो हिजू थी, हिजू बोल सकती थी, पर हिजू की मॉम ने उसे हिजू को डरा दिया और कहा कि देखा, तुम्हारे सौतेले पिता की बेटी सुन नहीं सकती है, तो तुम्हें बोलना बंद करना होगा ताकि तुम दोनों बहनें में कभी लड़ाई ना हो, और मेरे नए हस्बैंड में और मेरे रिश्ते में कोई दरार ना आए। ये जो मान जाती है, बचपन से वो आज तक किसी के सामने कुछ नहीं बोलती है, और सब सोचते हैं कि शायद ये बोल नहीं सकती है। सिवाय हिजू की मॉम की ये बात नहीं जानता कोई भी कि हिजू बोल सकती है। अब हम देखते हैं 3 साल तो बीत चुके हैं हिजू की वेडिंग के। एक दिन हिजू को कोई किडनैप कर लेता है उसकी कार में ही, और चाकू उसके गले पे था। जो गुंडा था वो हिजू के गले पे चाकू रख देता है, उसे वार्निंग देता है, उसकी हस्बैंड को कॉल कर देता है और कहता है कि बैक्सियोन को कि मैं तुम्हारी वाइफ को मारने वाला हूँ। बैक्सियोन कहता है कि मारना है तो मार दो, मुझे क्या। ये सुनकर तो वो गुंडा हंसने लगता है। हिजू रोने लगती है कि क्या मेरे पति को सच में फर्क नहीं पड़ता? मानती हूँ कि वो मुझे प्यार नहीं करता है, तो क्या सच में वो मुझे मरवाना चाहता है? उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिजू वहाँ रोने लगती है, और बैक्सियोन वहाँ बहुत ज्यादा उल्टी बातें करता है कि तुम्हें कुछ भी करना है कर दो मेरी वाइफ के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो कॉल बार बार काट देता है। हिजू का दिल टूट जाता है। अब वो गुंडे के साथ लड़ाई करती है और कार को तेज स्पीड में चलाती है। इससे ना गुंडा भी डर जाता है और उसे लगता है कि शायद मैं तो इस लड़की को मारने वाला था और बदले में पैसे लेने वाला था, लेकिन यहाँ तो ये लड़की मुझे मार डालेगी। वो भी डर जाता है। पर हिजू का एक्सीडेंट होता है, लेकिन दोनों बच जाते हैं। जो गुंडा था उसके हाथ में जो फोन था, उस फोन से वो सिर्फ बैक्सियोन को ही कॉल कर सकता था, और उस फोन को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता था। हिजू उस फोन को ले लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं टाइम बीतता रहता है, और हर रोज हिजू उसी फोन से अपने पति को कॉल करती है, आवाज बदलकर। उसमें आवाज बदलने का सिस्टम था जिससे बैक्सियोन को पता नहीं चलता कि उसे जो कॉल कर रहा है वो उसकी वाइफ ही है। वो उसे बार बार कहता है कि आखिर तुम हिजू के साथ क्यों रहते हो जब तुम उसे प्यार ही नहीं करते, उसे डिवोर्स क्यों नहीं कर देते? पर बैक्सियोन बार बार मना करती, मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और कई बार बैक्सियोन के ऊपर अटैक होता है, और बैक्सियोन को लगता है कि शायद ये अटैक उसी आदमी ने किया है जो मुझे कॉल कर रहा है। अब वो अपनी वाइफ को चेक करने जाता है क्योंकि उसे लगता नहीं था कि सच में उसके वाइफ पर किसी आदमी ने अटैक किया था, उसे कोई मारने वाला था। जब वो अपनी वाइफ को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ के गले पे निशान था, यानी कि हिजू के गले पे, और उसकी कार में भी कई चोट के निशान थे। अब अपनी वाइफ हिजू के लिए कई प्रोटेक्शन लगा देता है, कई गार्ड्स उसके साथ लगा देता है।
हिजू चौंकती है, मन में सोचती है कि आखिर मेरे पति को हुआ क्या है, क्या बैक्सून को सच में मेरी चिंता है। अब हिजू कई बार अपनी बचपन वाले दोस्त सांगू के साथ मिलती है। बैक्सून को जब ये पता चलता है तो उसे जलन होती है, पर हिजू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कई बार अपने दोस्त से मिलती है और बैक्सून गुस्से में हिजू से पूछता है कि आखिर तुम उससे क्यों मिलती हो, आखिर वो तुम्हारा लगता है क्या है। हिजू उसे साफ साफ बता देती है कि वो उसका बचपन का दोस्त है, हम दोनों ऑर्फनेज में साथ में खेलते थे, पढ़ते थे। एक दिन हिजू बैक्सून के साथ एक पार्टी में जाती है और वहीं पर जाकर बाथरूम में जाकर उस किडनैपर वाले फोन से अपने पति बैक्सून को कॉल करते है और उसे बार बार कहती है कि तुम हिजू को डिवोर्स क्यों नहीं देते हो। अब वो ये बातें करते करते छत पे चली जाती है, टेरेस पे, और रोते हुए बात करने लगती है। बार बार उसे उल्टा सीधा अपने ही बारे में बोलती है और वो जानने की कोशिश करती है कि आखिर बैक्सून के मन में है क्या। बैक्सून साफ साफ नहीं बोलता, लेकिन वो कहता है कि मैं अभी हिजू को डिवोर्स नहीं दे सकता, मुझे उसकी चिंता है, अभी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। बैक्सून जो था उसने कई आदमियों को उस फोन को ट्रेस करने को दिया था, आवाज का जो सिस्टम है आवाज पे चेक करने को दिया था कि आखिर ये आवाज किसकी है। कराते हुए टेरेस पे आ जाता है और वो अपने वाइफ को बात करते हुए देख लेता है। वो ये नहीं देख पाता कि वो बोल रही थी या नहीं, लेकिन वो कंफ्यूज हो जाता है। हिजू तो डर जाती है कि क्या मेरे पति को पता चल गया कि मैं बोल सकती हूँ। वो घबराती हुई वहां से भाग जाती है और यहाँ हमें पता चलता है, फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जो उसका पति है बैक्सून, उसको पुलिस का कॉल आया था जब एक बार हिजू के फादर पे किसी ने अटैक किया था, तो पुलिस के साथ हिजू गई थी और वहाँ पर पुलिस ने देखा था कि हिजू बोल सकती है। तो ये बात वो बैक्सून को बता देते हैं और वो वीडियो रिकॉर्डिंग में दिखा देते हैं जिसमें हिजू साफ साफ बोलती हुई दिख रही थी। ये देखकर बैक्सून बिल्कुल हैरान था। अब बैक्सून पूरा हैरान था। वो हिजू से घर पर मिलता है और उसे कहता है कि मैं देखता हूँ तुम कितनी देर रुक सकती हो, अगर तुम बोल सकती हो तो प्लीज बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ, आखिर तुम क्या कर रही हो। पर हिजू कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है कि हर किसी का सीक्रेट होता है। बैक्सून शांत रहता है, मन में सोचता है ठीक है, देखता हूँ तुम कब तक अपनी सीक्रेट मुझे बताओगी। आगे हम देखते हैं जो बैक्सून है उसने अब उसके आदमी से पता चलता है कि वो आवाज जो उसने वैसे सैंपल में बैक्सून ने कई वॉइस रिकॉर्डिंग दिए थे, जिसे चेक करने से पता चलता है कि जिसका उसका शक सच हो गया है। यानी कि हिजू, उसको पता चल जाता है कि हिजू ही वो कॉलर है जो उसे रोज रात को कॉल करती है, अपने आप को ही डिवोर्स देने को कहती है। बैक्सून मन में बहुत है, वो मन में सोचता है कि क्या सच में हिजू मुझे डिवोर्स देना चाहती है, क्या मैं इतना बुरा हूँ। दूसरी तरफ जो हिजू है उसको किडनैपर कई बार कॉल करता है, कहता है मुझे पता है तुम्हारे पास मेरा फोन है, अपने पति को तुम उससे कॉल करते रहना और उसे डराते रहना, क्योंकि वो काम अगर तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा, बाकी कुछ नया नया होने वाला है। ये सुनकर हिजू डर जाती है क्योंकि वो किडनैपर बहुत खतरनाक है और ऐसा लगता है कि उसे बैक्सून के साथ कोई पुरानी दुश्मनी है और वो कई बार हिजू को भड़काता है उसके पति के खिलाफ कि मैं तुम्हारा पति के बारे में बहुत कुछ काले सच जानता हूँ जो तुम नहीं जानती हो, तुम्हें उससे दूर हो जाना चाहिए, तुम्हारी भलाई है। पर हिजू के दिल में अब बैक्सून के लिए प्यार आ रहा था, वो अब उससे दूर नहीं जाना चाहती है। रात को हिजू बैक्सून को कॉल करती है फिर से किडनैपर वाले फोन से और उससे कई क्वेश्चन करती है। बैक्सून भी उससे कई सवाल करता है क्योंकि अब की बार वो जानता है कि हिजू ही है जो मुझसे अभी बात कर रही है, लेकिन वो ऐसे बात करता है जैसे कि अभी उसे कुछ नहीं पता है। वो उसे कहता है कि तुम ये बताओ, तुम हिजू की इतनी चिंता क्यों करते हो और तुम क्यों चाहते हो कि मैं उसे डिवोर्स ले लूं? क्या तुम हिजू से पूछकर बताओगे कि क्या वो सच में अभी भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है? क्या वो मुझसे प्यार करती है? क्या वो मेरी चिंता करती है? हिजू ये सुनकर रोने लगती है और कहती है कि ठीक है, मैं उसे पूछकर बताऊंगी, लेकिन तुम अब धीरे धीरे क्यों बदल रहे हो? तुम अब उसकी चिंता क्यों करते हो? उस दिन तो तुम उसे मारने की बात कर रहे थे। बैक्सून कहता है वो मैंने बातों बातों में कह दिया था, लेकिन असलियत में मैं उसकी चिंता करता हूँ। मैं उसको बचपन से जानता हूँ, अपनी फैमिली के साथ थी, उसने बहुत कुछ सहा है, मैंने उसे देखा है। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि बैक्सून हिजू को बचपन से जानता है। उसकी सौतेली बहन को जब वो टीच करता था तब हिजू उसके लिए ट्रांसलेट करती थी। अपनी बहन को वो सबके साथ बहुत अच्छा बिहेव करती थी, लेकिन उसके साथ कोई भी अच्छा बिहेव नहीं करता था, हर कोई उसे हर्ट करता था, लेकिन सिर्फ एक बैक्सून ही था जो उसके साथ अच्छे से बिहेव करता था। यही बात बैक्सून याद करते हुए हिजू को बताता है, यानी कि कॉल से। तो हिजू कहती है ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगी। अब बैक्सून कहता है कि देखो, अब तुम दोबारा मुझे कॉल तभी करना जब तुम्हें आंसर मिल जाए या कोई इमरजेंसी हो। हिजू कहती है ठीक है। अब आगे हम देखते हैं जो बैक्सून है वो हिजू को अपनी ही गवर्नमेंट एजेंसी में जॉब दे देता है। वैसे हिजू पहले एक न्यूज एजेंसी में ट्रांसलेटर का काम करती थी, लेकिन अब वो अपने हस्बैंड की गवर्नमेंट एजेंसी में काम करने लगती है। वहाँ भी वो ट्रांसलेटर का जॉब करती है। उसका हस्बैंड बैक्सून उसे
साइन लैंग्वेज भी सीखने लगता है और उसे कई बार गुस्सा भी आता है क्योंकि उसकी वाइफ उससे कितना कुछ छुपा रही है। वो सच जानना चाहता है लेकिन कितना भी कर ले, कितना भी फोर्स कर ले, उसकी वाइफ उसे सच नहीं बताएगी। अब वो अपने पूरे एम्प्लॉय के साथ और हिजू के साथ पिकनिक पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं। वहाँ पर वो बहुत मस्ती करते हैं। वैसे एम्प्लॉयज के साथ जब वो जाते हैं तो जो हिजू के साथ कई दूसरे बॉयज बैठने की कोशिश करते हैं। ये देखकर बैक्सन को जलन होती है और गुस्से में वो उनको वहाँ से हटा देता है और हिजू के साथ बैठ जाता है। बाकी एम्प्लॉयज मन में सोचते हैं कि जहाँ तक हम जानते हैं हमारे सर तो मैरिड हैं, लेकिन ये हिजू के साथ इतना कनेक्ट क्यों है, इनका चक्कर चल रहा है। ये सब वो मन में सोचते हैं, बाहर कुछ भी नहीं दिखाते हैं। टूर पे जाते हैं, हाइकिंग करते हैं, गेम खेलते हैं, सब में हिजू के साथ दूसरे बॉयज आने की कोशिश करते हैं लेकिन बैक्सन बार बार उन्हें भगा देता है। दूसरी तरफ आगे वो टूर करते करते, हाइकिंग करते करते माउंटेन्स के टॉप पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भीड़ थी। जो हिजू का हस्बैंड था, बैक्सन था, उसके बहुत सारे लोग फैंस थे। वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है फोटोज के लिए। तभी भीड़ में से कोई हिजू को टॉप से माउंटेन धक्का दे देता है और हिजू नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि हेलीकॉप्टर, पुलिस हर जगह से हिजू को ढूंढ रहे हैं लेकिन हिजू अभी तक मिले नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिजू जंगल के बीच है, पहाड़ों के बीच में, अंधेरा हो चुका है, बहुत ठंड भी बढ़ चुकी है, माइनस में हो रहा है ठंड। और कुछ देर में उसे होश आता है। उसका फोन भी अब बंद हो चुका था लेकिन उसके पास दूसरा किडनैपर वाला फोन था। वो मन में सोचती है कि क्या मुझे बैक्सन को कॉल करना चाहिए। अगर मैंने उसे कॉल किया तो कहीं वो मुझे पकड़ ना ले, कहीं मैं मुसीबत में न पड़ जाऊं। मुझे इतने सारे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। काश मैं उसे पहले ही सच बता देती तो ये सब नहीं होता। कुछ मिनटों तक सोचने के बाद हिजू अपने पति को कॉल करती है, कहती है कि मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। तुम अपनी वाइफ को वो उसे एड्रेस तो नहीं दिखा सकती थी। तो उसका पति जानता है कि ये हिजू ही बोल रही है लेकिन वो सच नहीं बताएगी, ये वो जानता है। तो वो कहता है कि किडनैपर, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, हिजू तुम्हारे पास है मुझे पता है, लेकिन हिजू के बैग में कई सेफ्टी टूल्स हैं। उसमें एक इमरजेंसी फायर वाला सिस्टम होगा, उसको तुम आसमान में छोड़ दो जिससे मुझे पता चल जाएगा कि हिजू कहाँ पर है। उसमें फर्स्ट एड किट भी है, वो उसको यूज कर सकती है। ये सुनकर हिजू वहाँ रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं बैक्सन भी रो रहा था। वो सोचता है कि मैं अपने वाइफ के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अब हम देखते हैं हिजू अपने बैग में से आसमान में इमरजेंसी फायर छोड़ती है जिससे बैक्सन को वो दिखाई देता है और वो जंगल की तरफ दौड़ता है हिजू को बचाने के लिए। हिजू ठंड में रो रही है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। इसी के साथ आप देखेंगे कि आगे हम देखेंगे क्या होगा। क्या बैक्सन हिजू को बचा पाएगा, और अगर उसे बचाएगा तो हिजू क्या जवाब देगी, क्या वो उसे क्वेश्चन करेगा। धीरे धीरे बैक्सन के दिल में भी हिजू के लिए प्यार आ रहा है लेकिन वो ज्यादा दिखा नहीं रहा है।